हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में जो हमारा चैप्टर है समास के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिनमें से हिंदी पूछी जाती है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है समास की परिभाषा के बारे में। अब यहाँ पे समास की जो परिभाषा दी गई है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जब कोई नया शब्द बनता है दो शब्दों के मिलने से तो उसे क्या कहते हैं? उसको सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो ये हमारी समास की परिभाषा कंप्लीट हो गई। उसके बाद कुछ पॉइंट बताए गए समास के बारे में। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, पहला पॉइंट है संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। दूसरी ओर समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है, पदों के प्रत्यय जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। और संधि में जो दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, ये दोनों चीज़ जो है संधि और समास में डिफरेंट रहता है, अंतर होता है। उसके बाद तीसरा है संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह, और संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट जो हमारा है समास के भेद के बारे में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है समास के 6 भेद होते हैं और जो ये 6 भेद जिनके नाम दिए गए ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब 4 ऑप्शन होते हैं तो 3 इनमें से कोई एक दे देगा, उसके बाद एक ऑप्शन दूसरा रहेगा जो समास का भेद नहीं होगा, तो पूछेगा इनमें से कौन सा समास का भेद नहीं है। अब यहाँ पे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। अब इन सभी समास की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, तो प्रत्येक समास को हमें कैसे पहचानना है? आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा समास है, तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक समास जो 6 समास होते हैं सभी की परिभाषा होती है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, सभी की परिभाषा को याद करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये परिभाषा आपको दे दी जाएगी पेपर में, फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद ट्रिक इसमें क्या है पहचानने की? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार अब यहाँ पे उपसर्ग क्या है? यथा है। जैसे कि यथा शीघ्र, शीघ्रता से इसका तात्पर्य है। सपरिवार, इसमें से सा जो उपसर्ग है, और आजन्म, मेन शब्द क्या हो गया? जन्म हो गया, और इसमें से आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। ये आपको याद रखना है, पहचानने की इसकी ट्रिक है। उसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया देखो कि इसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियाँ लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे कि यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त हुआ। सुखप्रद, सुख को देने वाला। आजन्मांध, तो जन्म से अंधा। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, अपने पर बीती।
रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार जो कारक होते हैं, तो कारक में जो विभक्तियाँ यूज होती हैं, तो वो विभक्तियाँ जब इसको विग्रह करने में, जैसे कोई शब्द का जब विग्रह करते हैं तो जब विभक्तियाँ वो लगाई जाती है तो वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास होता है, जबकि कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियाँ यहाँ पे नहीं यूज होती हैं। उसके बाद अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष या फिर संज्ञा होता है। अब विशेषण से तात्पर्य है जो किसी शब्द की विशेषता बताए। जैसे कि यहाँ पे नील कमल है, तो नीला है जो कमल, कमल क्या है, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नीला है कमल। उसके बाद जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, चरण कमल, कमल के समान चरण, और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे पहले पद में क्या है, विशेषण विशेषता बताई जाती है उसकी, और जो लास्ट वाला पद होता है वह संज्ञा या फिर विशेष होता है। उसके बाद अगला समास है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये द्विगु जैसे पढ़ते हैं तो इसमें दो शब्द निकलता है ना, द्विगु। तो ये हमें याद रखना है कि इसमें से हमेशा क्या होते हैं, प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो। जैसे कि त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, चौमासा, 4 महीनों के समूह, सप्तपदी, 7 पदों का समूह, और जैसे कि सप्त सिंधु है तो 7 नदियों का समूह। उसके बाद अगला है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद या फिर संज्ञा होंगी या फिर दोनों पद क्या होंगे, विशेषण होंगे। और इसमें हमेशा क्या है, इसकी ट्रिक याद है करना है कि इसमें से अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें से हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ज़्यादातर। जैसे कि रामकृष्ण, दाल रोटी, कंदमूल, अब इनमें से क्या है, योजक चिन्ह का यूज हो रहा है। और उसके बाद लास्ट वाला हमारा है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ये जितनी भी परिभाषाएं यहाँ पे बताई गई समास की, ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसमें से जो 2 शब्द होते हैं कोई प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे है नीलकंठ, नीलकंठ है, जैसे कि नीला है कंठ, जिसका कंठ एक शब्द होगा, एक होगा नीला, तो जब इसको दोनों को मिलाया जाएगा तो बन जाएगा नीलकंठ, जिसका अर्थात है शिव। यहाँ पे किसके बारे में बात कर जा रही है, नीलकंठ अर्थात शिव भगवान के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात 10 सिर जिसके हैं, बात हो रही है यहाँ पे रावण की। और पंकज, पंख में पैदा हुआ अर्थात कमल। तो यहाँ पे हमारा जो समास चैप्टर था वो कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।